नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। आज हमारे साथ में एक खास शख्सियत है जो कि सबसे कम उम्र में, आप सोचिए, पद्मश्री प्राप्त है, डॉक्टर्स है, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, खास तौर से पूरे देश के नहीं, आप सोचिए विश्व के अंदर आयुर्वेद को लेकर। वर्तमान के अंदर आप देखिए लगातार चाहे कैंसर की बीमारी हो या तमाम जो सांस से रिलेटेड बीमारी हो, और खास तौर से आप देखिए लगातार कोविड के बाद में आयुर्वेद को लेकर एक विशेष तौर से रिसर्च चल रहा है, और लगातार लोगों का जो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। अभी अभी आप देखिए लगातार पिछले 5-7 दिनों से देश ही नहीं दुनिया के अंदर फिर से खबर आ रही है, फिर कोविड आ गया। इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए सर आज विशेष लेक्चर के लिए यहाँ पर अगले 1-2 दिनों के लिए आए हैं। तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले वेलकम इन बाड़मेर। थैंक यू। कैसा लगा सर बाड़मेर? बाड़मेर बहुत अच्छा है, अच्छे लोग हैं। हाँ, तो जहाँ अच्छे लोग होते हैं वो जगह अपने आप ही अच्छी लगती है। क्या सुना था सर बाड़मेर के बारे में? जनरली आपने पहले देखा या फर्स्ट टाइम आए सर? नहीं, बाड़मेर में बाड़मेर से परिचय हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह के द्वारा हुआ। इनसे मुलाकात 2003 में हुई और बहुत लोग मेरा भाषण सुनने आए थे बैंगलोर में, पर इन्होंने भाषण सुना और इसके बाद 2004 में इनको जैसे ही मौका मिला ये देहरादून मेरी रसाला में पहुँचे। हाँ, तो जो जिज्ञासा इनके अंदर थी, कहाँ मैं सोच भी नहीं सकता कि देश के एक बॉर्डर एरिया में, छोटे से शहर में, क्योंकि मैं मेरठ और देहरादून का रहने वाला हूँ, हाँ, तो बाड़मेर के बारे में पता है कि राजस्थान का एक बॉर्डर एरिया है और पिक्चरों में या अखबारों में आता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, कभी कुछ हो गया, तो ज़्यादा मुझे पता नहीं था। तो 2004 में इनसे मुलाकात हुई, फिर इसी तरह थोड़े संपर्क में रहे और मैं ख्याल से 2008-10 साल पहले मैं यहाँ पर आया और इनसे मुलाकात हुई। तो मैं थोड़ा आयुर्वेद को एक अलग तरीके से करता हूँ और एक कहावत है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू डिफरेंट। यस, जैसे आपका नाम सुना, हाँ, आपका सम्मान सुना, तो आप भी पत्रकार हैं, तो आप हर तरीके को अलग तरीके से करते हैं। हाँ, तो इस सिलसिले में इनसे मुलाकात हुई, इनकी कार्यशैली, और सबसे ज़्यादा प्रभावित किया इनके पिताजी को कि बाड़मेर के इलाके में उन्होंने खजूर की जो उत्पादन खेती किया, तो बुद्धि, जनक है। तो जो कहते हैं ना MBA होता है, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री होती है, वो हॉर्टिकल्चर है, उनकी सूझबूझ, हाँ, दूरदर्शिता और लक्ष्य, जज्बा और जोश, उससे क्या हुआ कि आज बाड़मेर खजूर के तहत आ गया। इसी तरह इनका भी जो कार्य करने का है, तो मैं बार बार यहाँ था रहा और ये मेरी तीसरी विजिट है बाड़मेर की। तो जब कोई पसंद आ जाए तो उसका शहर भी पसंद आता है, तो हर बार ये किसी न किसी शख्स से मिलाते हैं, आपसे मिलाते हैं, इनसे मिलवाते हैं। हाँ, तो अभी मैं बाड़मेर बाजार को देख रहा हूँ, हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है हाँ, कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर के आसपास के लोगों को रोजगार, उनके हुनर को, उनको एक रोजगार पैदा करना। हाँ, तो देश को ये तो चाहिए, अपने लिए रोजगार पैदा करना, दूसरे के लिए रोजगार पैदा करना। सही बात है। तो ये मेरा बाड़मेर से लगाव हो ही गया ये। हाँ, क्योंकि अगर हमारे सीमांत क्षेत्रों में समृद्धि नहीं आएगी तो हमारा देश को सुरक्षित सेना नहीं करेगी, तो हमारा समृद्ध किसान, समृद्ध सीमांत ही हमारे देश को बचा पाएगा। सर थोड़ा सा आप उसके बारे में डिटेल्स, जो लोग यहाँ के हो सकता है आपको नहीं जानते, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने आपने किस तरीके से स्टार्ट किया और उसके बाद में लगातार आप रिसर्च कर रहे हैं। अब भी आप बहुत सारे ऐसे डिजीजेज हैं और ख़ास तौर से आपका फोकस है वो, चाहे वो कैंसर में ब्लड कैंसर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स भले। मेरा आयुर्वेद में आना एक संजोग हो सकता है, अच्छा, क्योंकि मुझे पढ़ाई लिखाई कभी अच्छी नहीं लगी हाँ, और बड़ी मुश्किल से इंटर पास किया, हाँ, झटके मार जारी, पास हो गया, हाँ, फिर BSc भी हो गई। हाँ, और मेरे पिताजी वैद्य थे हाँ, मेरठ में, बहुत मेहनती थे जैसे इनके पिताजी, हाँ, अपनी दवा बना के प्रैक्टिस करना। पर दुर्भाग्य है कि जब मेरा लड़कपन था, मैं BSc तक मेरी उनसे पढ़ती नहीं थी, विचार मेल नहीं खाते थे। कतई नहीं। ओके, जैसे उनका एक था कि सूरज ढले, हाँ, दिया जले, हाँ, अच्छे बच्चे घर में भले। हाँ, तो मैं कहता था जी अच्छा है कौन, हाँ, क्यों बना रहे हो अच्छा। तो मैं हमेशा वितरणबाजी था, तो बहस करना मेरा आदत थी। हाँ, परंतु 18 साल की उम्र के बाद संजोग कहिए, जो भी कहिए, मेरी कुछ ऐसे हालात बने कि मेरी वैद्यक में रुचि जगी
और वैद्यक में रुचि जगी तो जो नहीं पढ़ने वाला बालक था उसकी रुचि पढ़ने में लग गई। बीएससी तक नकल भी मारी, सब नंबर भी बढ़वाए, पर बीएमएस में मैंने कोई नकल नहीं मारी। तो आयुर्वेद एक हमारे पास एक समुद्री ज्ञान है, एक सतह भी है और एक गहरा भी है। तो मैंने देखा मेरे पिताजी के पास कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो लाइलाज, उनका कोई इलाज नहीं, और ज़्यादातर मरीज उनके ठीक नहीं होते, पर कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। थोड़ी बहुत विज्ञान पढ़ी थी, लेकिन ये अपने आप तो ठीक हो नहीं रहा, और इसी बीमारी की क्यों ठीक हो रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ये जो पिताजी के पास इस खास बीमारी के लोग ठीक हो रहे हैं, इसके पीछे कोई विज्ञान है। बस धनक लग गई कि इसके पीछे क्या विज्ञान है, इसको मैं जानूंगा। इस तरह मेरी रुचि हुई, उसी में फिर आपने रिसर्च रुचि कर हो गई। और अब रुचि के बाद मुझे पता चला, आज पिताजी को गुजरे हुए अरसा हो गया, 84 में गुजर गए, मैं 24 साल का था। मैंने डिग्री ली और मुझे 47 ईयर्स लगातार आयुर्वेद के साथ हो गए। तो मैंने देखा कि आयुर्वेद का जो सूत्र है, तो मैं कोई शास्त्रीय वैद्य नहीं हूँ, संस्कृत का फैनेटिक भी नहीं हूँ, पर मैं हर चीज़ का एक लॉजिक समझता हूँ। और मेरे को जब पढ़ाई करी तो 2-4 किस्से सुनने को मिले। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हैं, फल गिर रहा है, तो उनसे पहले भी गिरता था। तो उन्होंने क्या किया कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को पहचाना अनुसंधान के साथ। जेम्स वाट चाय बना रहा है, चाय उससे पहले भी बनती थी, भाप खेतली खतखती करती थी, उन्होंने भाप का इंजन बनाया। राइट्स ब्रदर ने भाप और ग्रेविटी को जोड़ते हुए एक हवाई जहाज बना दिया। तो मैं इस तरह के किस्से पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि पिताजी के ज्ञान को और आयुर्वेद का जो सूत्र है वह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम से। कहने को तो बहुत छोटा है, ये भी पढ़ के पास हुआ, मैं भी पढ़ के पास हुआ, पर मैंने इसके पीछे क्या है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। अब अगर लेमैन से पूछे कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी, वो तभी होगी जब उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ अच्छी होगी और स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी। अगर तीनों अच्छी नहीं हुई तो किसी में भी वो अपने को मार सकता है। तो आयुर्वेद क्या है, आयु का ज्ञान है, जब तक हम जिंदा रहते हैं वही आयु है। तो इस सूत्र में सब कुछ छिपा है। अब साइंस पढ़ी हुई है तो क्या चीज़ है, ये है आज की तारीख में इसे बोलते हैं फिजिकल इम्यूनिटी, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। तो आयुर्वेद मैंने धीरे धीरे पाया कि ये इम्यून मॉड्यूलेटर है, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला है, हमारी मानसिक शक्ति बढ़ाने वाला है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाला है, इन सब का सागर है। तो अभी बात क्या कर रहे हैं कि बीमारी क्या हो रही है। पहले बीमारी होती थी कि कम्युनिकेबल डिजीज आती थी, लोग मर जाते थे, हर कोई तो नहीं मरता था। कौन नहीं मरता था, जिसका रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होती थी। तो आयुर्वेद के द्वारा हम रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर बढ़ा देंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो एलोपैथी ने क्या किया इस बीच में, उन्होंने ऐसी दवा निकाली जो रोग प्रतिरोधक शक्ति ना बढ़ा के रोग को मारती थी। पेनिसिलिन आई, हम बड़े खुश हुए, देखो इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस को मारने के लिए एलोपैथी बहुत अच्छी रही और नॉन कम्युनिकेबल में खलास हो गई। फिर एरा आया कुछ साल पहले कि अब नॉन कम्युनिकेबल ज़्यादा हो गई हैं, कम्युनिकेबल कम हो गई। पर अभी 5 साल पहले, 4 साल पहले हमने देखा एक बीमारी आई, कोविड, कोविड-19। क्या पहली बार आई? नहीं। अच्छा, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरस। ये सब पहली बार इसलिए आई ना, लोग कह रहे हैं कि इतनी तादाद के अंदर लाखों की हजारों की तादाद में। एक मिनट, 3 तरह के वायरस होते हैं। एक होता है राइनो वायरस, जिसमें जुकाम होता है और 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें कोई नहीं मरता। एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, अगर इसको इलाज नहीं करें तो नमूनिया होकर लोग मर। कोरोना वायरस उससे थोड़ा खराब है, सार्स, स्वाइन फ्लू, ये सब कोरोना वायरस के रूप है। तो ये कोरोना वायरस का जो 2019 में रूप आया, वो कोविड-19 के नाम से हुआ, उसी का रूप बदल गया। तो क्या हुआ, हर चीज़ का म्यूटेशन होता है। जैसे हम लोग हैं, एक पेड़ का तना होता है, हर साल मोटा होता जाता है। हम लोग उम्र के साथ हमारी चर्बी बढ़ती जाएगी, हम कसरत करें चाहे नहीं करें, कुछ बढ़ते जाएंगे, घेरा बढ़ते जाएगा। गाय बच्ची आए वो गाय बनी जाएगी। तो इसी तरह जो भी दुनिया में है परिवर्तनशील, वहाँ पर कोविड का जो वायरस था, कोरोना का वायरस है, वो म्यूटेट कर रहा था, अपनी ताकत बढ़ा रहा था। और हृदयराम इंसान केवल एंटीबायोटिक के भरोसे रह के अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा। जैसे हम ये मान के चलें कि एक
200 गज का 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसकी कीमत 5 लाख रुपए है। 20 साल बाद वो 5 करोड़ का हो गया। प्लॉट का साइज बढ़ा? नहीं बढ़ा। रुपए की कीमत कम हुई। पर मैं बोलता हूँ अगर वो जिसका प्लॉट था, अगर उसकी कमाई भी बड़ी होती तो उसे 5 करोड़ ज़्यादा नहीं लगते ना। तो क्या हुआ, उसकी ज़मीन की कीमत तो बढ़ गई पर उसकी कमाने की शक्ति कम हो गई। हाँ। इसी तरह क्या हुआ कि कोरोना का रूप तो बढ़ा, पर जो मनुष्य था, मनुष्य जाति, उसका इम्यून सिस्टम कम होता चला गया, क्योंकि वो क्या सोच रहा था, आएगा तो मैं एंटीबायोटिक ले लूँगा। पर उसका रूप इतना बड़ा हो गया था कि जो एंटीबायोटिक अवेलेबिलिटी से काम ही नहीं हो रहा था। और वैक्सीन जो है बचपन में जो लगती है उनका तो प्रभाव रहता है, जितनी बड़ी उम्र में वैक्सीन लगती है उसका प्रभाव होता ही नहीं। ओह, इसलिए वैक्सीन के प्रभाव तो हुए पर दुष्प्रभाव दुष्प्रभाव उससे ज्यादा हुआ। लगातार हो रहा है। हाँ लोग हो रहे हैं लगातार। हाँ, मतलब देख लो ना क्या। जिन लोगों को कोई कोरोना नहीं भी हुआ और वैक्सीन लगाई, आज वो दुष्प्रभाव से पीड़ित लगातार चल रहा है। हाँ, तो ऐसे में आयुर्वेद क्या करता है कि आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वो इम्यून मॉड्यूलेटरी। तो मैंने एक नुस्खा है जिसमें 18 जड़ी बूटी और मंडूर बसम है, और हमारे यहाँ वो लिवर की बीमारियों में दिया जाता है। और हमने देखा अपने परीक्षणों में और क्लिनिकल में कि वो जुकाम को ठीक करता है। कोरोना भी एक तरह का जुकाम है, और मुंह में डालते ठीक करता है। तो जिज्ञासा हुई कि कर कैसे रहा है, क्योंकि इससे ना तो नशा हो रहा है। तो हमने उसको इम्यून के मार्कर हैं। मॉडर्न मेडिसिन की खासियत है कि उन्होंने हर चीज़ की प्रमाणिकता पैदा की इम्यूनिटी बढ़ाने के। तो हमने देखा कि इम्यूनिटी के जितने भी मार्कर हैं, जितने भी पैमाने हैं, उन पर वो दवा काम करती है। तो आज हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि आयुर्वेद की जो टीचिंग है, आयुर्वेद की जो औषधि है, आयुर्वेद का जो खान पान है, जो रहन सहन है, इन सब से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ के कोविड-19 आए, कोई 21 आए, कोई 23 आए या कोविड 25 आए, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महंगाई बढ़ाते रहो, हमारी आमदनी बढ़ा दो। तो महंगाई किसके लिए है? जिसकी आमदनी नहीं है। और जिसकी आमदनी बढ़ी हुई है उससे कोई फर्क नहीं। उससे महंगाई नहीं है। वही कारण है कि हमारी सड़कों पे गाड़ी तो दौड़ी नहीं है। पेट्रोल कितना भी महंगा हो, देश के किसी भी शहर में ट्रैफिक खाली नहीं है, सब जगह ट्रैफिक जाम है। तो हमको क्या करना है कि जिस तरह हम अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, उसी तरह तो रोग क्या सर, क्या किया जाए, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए ना, कि खाने पीने में कैसे ध्यान रखा जाए। देखो, या आयुर्वेद का जो पूरा ज्ञान है वो किसी एक चीज़ से काम नहीं चलता। सही बात है। वो 3 चीज़ों की बात करता है। आहार, खाना क्या खाना है, विहार, रहन सहन कैसा है, और औषधि। आज मैं बाड़मेर बाजार में हूँ, तो यहाँ पर क्या खाने को मिल रहा है जो इस इलाके में पैदा होता है। बोले बाजरी पैदा होती है, तो मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ। मैंने कहा ये बाजरा तो सुना था, बाजरे की बीबी कौन हो गई है? तो बोले वो बाजरा सिंथेटिक है, बाजरियाँ पैदा होती है। तो जिस इलाके में जो चीज़ जब पैदा होती है, जिस सीजन में पैदा होती है, वो वहाँ की औषधि है। तो यहाँ पर खजूर पैदा होता है, बाजरी पैदा होती है, मोठ पैदा होता है। सीजनेबल जो भी चीज होती है उसे, सीजनेबल और रीजन, जिस रीजन की। क्योंकि आजकल सीजन तो बाजार से देखते हैं लोग सही बात है। कि मेरे बाजार में यहाँ नारियल बिक रहे हैं, हाँ और नारियल के पेड़ दूर दूर तक नहीं है। हाँ तो बावले रखे ना लोग। हाँ। और देखो कि मतलब कोई भी चीज होती है। अगर अमरूद ठेले पे बिक रहा है तो अमरूद क्यों नहीं खा रहे हो? किनू ठेले पे बिक रहा है तो क्यों नहीं खा रहे हैं? सही बात है। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इलाके में जो चीज़ है, जो हमारी परंपरा है खाने की, पुरानी, उनको खाते रहे। जैसे आज मैं आया यहाँ पर, बोले जी क्या खाएंगे? मैंने कहा भाई बाटी दाल खा लूँगा। तो बोले अब गेहूँ तो आपका है ही नहीं। तो उन्होंने बाजरे की बाटी बनाई और मूंग की दाल बनाई, एक ताज़ा मट्ठा बनाया। अभी देख रहा हूँ था कि यहाँ पर मट्ठा मिलाने की जो मथनी है, ये बाड़मेर के अलावा कहीं नहीं, लकड़ी की बनी हुई है, बढ़िया सी, हल्की सी है। तो उसका मट्ठा पिया और खजूर का गुड़ खाया। ये ट्रेडिशनल हम खाते नहीं, खाते ही हल्दीराम की भुज्जी खा ली, उसका समोसा खा लिया, मिर्ची गोंदा खा लिया। तो मिर्ची पकौड़ा बुरा नहीं है, पर उसके साथ प्रोटीन क्या खाओगे? तो खाने में संतुलित भोजन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, कसरत हो, नींद हो। लोग सोते ही नहीं, हमारे शरीर को नींद की ज़रूरत है। तो अच्छी तरह से नींद लेना, अच्छी तरह से कसरत करना, पौष्टिक आहार लेना, ये तो आहार का हो गया। पर कुछ चीज़ें हमारी ज़मीन से ख़त्म हो गई हैं। जैसे यहाँ का खजूर है, वो यहाँ की धरती से पैदा हुआ है। तो जो मिनरल्स ख़त्म है, कुदरत हमको दे रही है, तो वो मिनरल्स तभी होंगे। अभी एक सज्जन बोले कि हमारे खेत में कुल 1 बोरी बाजरा पैदा होता है। तो वो ज़मीन से उसे सरफेस एरिया ज़्यादा मिला हुआ है मिनरल्स लेने के लिए। अब आपने उसी में से 10 ले लिया, तो जब 10 खाने वाले होंगे तो कम हो जाएगा।
सही बात है। तो हमारे शरीर में जब खनिज तत्व खत्म हो रहे हैं तो आयुर्वेद का एक रस शास्त्र है जिसमें खनिज तत्व में भस्में बनती है, उनको भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। जैसे हम विटामिन के सप्लीमेंट लेते हैं, आजकल सबके विटामिन डी कम है, कोई सूरज में जाता ही नहीं है। हाँ लड़की कहती है मैं काली हो जाऊंगी, हाँ और लड़का रात को 2 बजे सोया तो सुबह उठेगा कब? तो विटामिन डी की कमी से बीमारी हो रही है। तो हमारी जो जीवन शैली, आहार शैली, रहन सहन हो रही है, उसमें हमको आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के लिए भयावह स्थिति आ चुकी है। कोविड रुकने वाला नहीं है कि कोरोना वायरस तो सदियों से चलता आ रहा है। हाँ दुनिया में सबसे पहला जो उल्लेख है जुखाम का, वो कुरान शरीफ में है। आयुर्वेद में ईसा से 2500 साल पहले। पर दुर्भाग्य से हमारे जो साइंटिस्ट थे या वैद्य लोग थे, वो अपनी बातों को अंग्रेजी में नहीं कह पाए। तभी एक पेपर मैंने छापा, तो जब मैंने देखा कि सबसे पहले इस्लामिक ग्रंथ का है, फिर 16वीं शताब्दी में यूरोप का है, फिर 19वीं शताब्दी में अमेरिका का हे फीवर है, वही है। और अब ये जो 21वीं शताब्दी का, 22वीं शताब्दी का कोरोना है, ये सब उसी के रूप में। पर आयुर्वेद में प्रतिशय बहुत पुराना लिखा हुआ है। तो आयुर्वेद के काढ़े हैं, आयुर्वेद के चूर्ण हैं, आयुर्वेद के नस्य कर्म है। आयुर्वेद को अपना के, क्योंकि आयुर्वेद एक इम्यून मॉड्यूलेटरी साइंस है, हम इसका इलाज कर सकते हैं और दुनिया को भी दे सकते हैं। और आज की तारीख में ये और अच्छा है, क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है, चाहे देश की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, उन्होंने आयुर्वेद को एक देश की संपदा के तौर पर माना है, विशेष रुचि। देश के विज्ञान के तौर पर माना है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और जिस तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, आयुर्वेद एक बहुत ही रोल अदा कर पाएगा। माइग्रेन एक बहुत कॉमन सी बीमारी है, उसके बारे में सर क्या लगता है कि किस वजह से होती है, या इन तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है, उस पर आप विशेष तौर से थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं। माइग्रेन आज की तारीख में करीब 22 करोड़ लोगों को होता है, और एक ऐसा सिर दर्द जिसकी वजह 22 करोड़ मतलब हर 5वें लोग को, मतलब दुनिया में ओके, दुनिया में 22 करोड़ को होता है। हाँ और हमारे देश का आंकड़ा नहीं है, पर अमेरिका में करीब 38 मिलियन लोगों का है। वहाँ पर डेटा है हर चीज़ का। हाँ तो उसकी आबादी इतनी नहीं बढ़ी जितने माइग्रेन के मरीज बढ़ गए। तो माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द है जिसमें कोई भी ब्लड टेस्ट नहीं होता। ना तो ब्लड में आएगा, हाँ ना एक्सरे में आएगा, ना MRI में आएगा, ना CT स्कैन में आएगा। और है क्या कि किसी को भी महीने साल में कम से कम 5 बार होने वाला सिर दर्द, बेवजह, अचानक, और 4 घंटे से पहले ना ठीक हो और 72 घंटे से ज़्यादा ना रहे। सिर के एक हिस्से में या 2 हिस्से में कहीं भी हो जाए। पहले था कि आधे हिस्से में, कहीं भी हो सकता है, 2 जगह हो सकता है। दिल की तरह अंदर धड़कन या ठक ठक होना, हथौड़े की तरह, हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट अंदर फील करे, हाँ और असहनीय, उसके लिए दरबार लेनी पड़े, वो काम ना कर पाए। हाँ और जिस समय अटैक हो उस समय जी मिचलाना या उल्टी आना या रोशनी, आवाज़ अच्छी ना लगना, अगर ये सिम्टम मौजूद है उसे माइग्रेन कहते हैं। दुनिया में इसका कोई क्योर नहीं। अगर होगा तो अपने आप ही ठीक होगा। ये एक ऐसा ग्रह है जिसके लिए पंडित का पूजा पाठ काम नहीं आता। तो कहते भाई अपने आप ही शांत होंगे, भगवान की तरह बैठे रहो। तो ये हो क्यों रहा है? तो मेरा इस पर जो अपना अनुभव है, क्योंकि मैं माइग्रेन को क्योर कर चुका हूँ, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो है, वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में एक ट्रायल कराया 5 साल, और उन माइग्रेन के मरीजों को लिया जिनको सारे माइग्रेन के इलाज फेल हो गए थे। और रिजल्ट के बाद पता चला कि एलोपैथिक वाले ग्रुप में किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, और आयुर्वेदिक वाले में 20 गुना लोग इससे परमानेंट ठीक हो गए। तो मेरा मानना है कि माइग्रेन क्यों हो रहा है? माइग्रेन हो रहा है मेरी मर्जी। व्हाट इज मेरी मर्जी? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे तब सोऊं, मैं चाहे ये खाऊं, मैं चाहे वो करूं, तो फिर शेड्यूल नहीं, मेरी मर्जी। तो हमारे बाप दादों ने धर्म के द्वारा का आचरण किया कि सुबह उठो, शौच करो, मंदिर में जाओ, कुएं पे नहाओ, फिर आके नाश्ता करो। अब वो धीरे धीरे वो परंपरा तो खत्म हो गई, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हम पैदल चलते थे, साइकिल पे चलते थे, बाई डिफॉल्ट पैदल बाई डिफॉल्ट करते थे। अब हमारा सब खत्म हो गया। हाँ। अब हम कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं। तो माइग्रेन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि देर से खाना खाना, कभी भी खाना, जैसे अभी खा लिया फिर खा लिया। पहले चूल्हे जलते थे, हम बाई डिफॉल्ट टाइम पे खाना खाते थे। सुबह चूल्हा जला, दोपहर को जला, शाम को जला, उससे पहले ठंडन गोपाल। अब एनी टाइम कुकिंग, एनी टाइम ईटिंग। तो वो जो अमेरिका है, अमेरिका में 24 घंटे खाना मिलता है, 24 घंटे टीवी चलते हैं। तो कौन जगा हुआ है? इसका मतलब लोग सोते ही नहीं। कभी तो होता होगा। हाँ तो आप व्यूअरशिप देखो, 24 घंटे वही रहती है।
तो ये आधुनिक जीवन की जो हमारी जीवन हो गई है, जिसमें हम सोच तो रहे हैं कि हम लंबा जिएंगे, पर देखने में आ रहा है कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनमें युवा मौत बहुत हो रही है। जैसे अभी एक आपने सुना होगा जिम डेथ, नया। नया सुना है हाँ कि जिम में जाके मृत्यु हो रही है। हाँ, मतलब इतनी एक्सरसाइज करते, इतनी मतलब तो हार्ड वर्किंग। कसरत तो शरीर को बढ़ाने वाली होती है, हाँ शरीर की रक्षा करने वाली होती है। हाँ ये क्यों हो रहा है? हाँ क्योंकि आपसे अगर मैं पूछूं आज कि कितनी देर कसरत करनी है, तो आपका जवाब क्या है? हाँ, मतलब मैं सोचूंगा घंटा बाद, आधा घंटा, पौन घंटे के आसपास करनी। पर आधा घंटा क्यों, हाँ 1 घंटा क्यों, 15 मिनट क्यों नहीं, 2 घंटा? क्योंकि आपको भी ये बात किसी ने नहीं बताई। सही बात है। आप जिम में जाओगे तो वो बोलेगा साहब हफ्ते में 2 दिन आ जाइए, आपका पैकेज ये है। 4 दिन आओगे तो इसका पैकेज है, वो पैसे गिन रहा है। तो 2 दिन जाओगे तो आप सोचोगे आज ही कर लूँ। तो आयुर्वेद का ज्ञान हमारे पास है, दुर्भाग्य से वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है। हाँ, डिलीवर नहीं हो पा रहा है। आयुर्वेद क्या कहता है? शरीरम आयासम करोति इति व्यायाम। शरीर में धनुष की तरह कसाव पैदा करने वाला जो व्यायाम है वो है। कितना करना है ये आयुर्वेद के अलावा कोई नहीं बोलता। शरीरम अर्धम बलम, शरीर के आधे बल के हिसाब से करना है। आधा बल क्या है? आयु नहीं, लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं। आधा बल है जब आपका सांस नाक से मुंह में आ जाए। अच्छा। तो आप जिम में गए और दौड़े, पहले दिन 5 मिनट में सांस फूल के आ जाओ बाहर, दूसरे दिन 10 मिनट में, 30 मिनट में। तो आजकल जो जिम डेथ हो रही है वो जाता है कि साहब आज तो मैंने पैकेज लिया हुआ है, आज 2 घंटे करूँगा, उसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है। हाँ तो हमारा हार्ट रेट होता है 220 माइनस आयु, वो है मेरा हार्ट रेट। आपका जो आयु है उसे 220 में से घटा दो तो आपका हार्ट रेट हो गया। उससे ऊपर जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। ओ, ये मतलब सबसे बड़ी वजह आपको लग रहा है? 220 माइनस योर एज इज हार्ट रेट। हाँ उससे ऊपर जाते ही प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल पक्का। हाँ चाहे वो आप 10 मिनट करो चाहे 15 मिनट करो। और कसरत कितनी करनी है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा 70 से 72 रहता है। हाँ। तो 220 माइनस और एज जो है वो आपका आगे हार्ट रेट, उसका 70% 10 मिनट में पहुंचना चाहिए। अच्छा। और 30 मिनट तक उसको रोकना चाहिए, फिर 5 मिनट में कूदना। तो आप खाना कितना खाओ? आज मैंने बाजरे की बाटी और मूंग की दाल खाई, कितनी खाऊं? वो विष भी अमृत के समान है यदि एक्स्ट्रा अगर उचित मात्रा में लिया जाए, और अमृत भी विष के समान है। तो क्या हो रहा है कि हमारी हेल्थ संबंधी एजुकेशन वो गायब हो रही है। और क्या हो रही है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कुछ बाबा लोग, एक बाबा उधर, एक बाबा उधर, एक बाबा उधर, पता नहीं क्या क्या अनर्गल लाभ कर रहे हैं। तो आयुर्वेद का जो परंपरागत ज्ञान है वो चमत्कार में और रहस्यों में छिपा हुआ है, और इसको विज्ञान के साथ जोड़कर परिभाषित करके तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ अगर हम देंगे तो हम लोगों की जान भी बचा पाएंगे। माइग्रेन तो बहुत छोटी सी चीज़ है, कैंसर बढ़ता जा रहा है। ब्लड कैंसर के बारे में भी बहुत सारे, और आप इस पर भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा भी मैंने सुना है कि आपने एक औषधि बनाई है जो कि लगातार आप उसको लेकर भी इलाज कर रहे हैं। ब्लड कैंसर, क्या लगता है कैंसर और ब्लड कैंसर के बारे में आदमी को क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उसे किन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? होने के बाद में बहुत से लोगों के साथ में ये समस्या होती है कि उसे तीसरे या चौथे स्टेज पर ही पता चल जाता है जब बात हाथ से निकल जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं चाहूँगा कि आप बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएं, भले 5 मिनट, ताकि लोगों को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेशन मिल पाए। देखिए, कैंसर, ब्लड कैंसर की जब बात करेंगे तो नाम है ब्लड। सबसे पहले किसी भी तरह की थकावट आना, मानसिक और शारीरिक, वो किसी भी बीमारी का सूचक है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। थकावट हुई, ले भाई एक चाय, कड़क चाय लेके आओ। तो जब आपकी थकावट चाय पी के दूर होने लगे तो इसका मतलब शरीर को चाबुक लगने लगा है। हाँ किसको पड़ी है? हाँ। तो थकना एक सबसे पहला सिम्टम। प्राकृतिक क्रिया है। हाँ हमारी बॉडी इस तरह बनी है, इसे थकना ही नहीं चाहिए, और थकना चाहिए तो हमको सो जाना चाहिए। हम थकने के बाद भी काम करते हैं। हाँ दूसरा, खान पान का शेय। आपने देखा होगा कि आपकी जो परंपरागत खाना है उसमें सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, कांसे के बर्तन, कलई करे हुए बर्तन, इनका प्रयोग होता था। आपकी गांव की औरतें घाघरा चोली पहनती थी, पर हाथों में चांदी के कड़े, हाँ सोने के कड़े, हाँ, और वेट। बड़े बड़े। हाँ और ये उन जगह होते थे जहाँ पे पसीना आता है, तो पसीनों से लगातार इनका एब्जॉर्प्शन होता रहता था। हाँ और आयुर्वेद का एक ज्ञान है जो धातु विज्ञान होता है, हाँ चांदी। तो चांदी मज्जा में पाई जाती है, बोन मैरो में पाई जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पर आज चांदी हमें मिलती कहाँ है? सही बात है। मिलती नहीं है। हम चांदी के बर्तन में खाना खाते थे, वो दिखावे का युग नहीं था।
हर कोई खाता था, हर कोई के घर में होता था। हाँ, तो हम लोगों को धीरे धीरे इनका ह्वास होता गया, हाँ, खान पान अलग हो गया, हाँ, शरीर से आमदनी कम और ठंडा, आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया होने लगा, हम अपने शरीर की ताकत से ज़्यादा काम करने लगे। तो शरीर की बोन मैरो जो है 7 ताले में बंद है, वो जब खराब होती है तो ब्लड कैंसर होता है। तो आप उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तो मेरी एक पायलट प्रोजेक्ट भारत सरकार के साथ हुई, जिसमें एक तरह के ब्लड कैंसर के ऊपर एक्यूट प्रोमाइलिटिक ल्यूकीमिया जो 1 महीने में मार देता है, क्रोनिक में तो मरीज जीते हैं, वो 1 महीने में मार देता है। उसमें 15 लोगों ने भाग लिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में स्टडी हुई, जहाँ पर मैं इलाज करता था कैंसर रिसर्च कमेटी के सामने, और 11 महीनों ने 90 दिन का इलाज पूरा किया। और चांदी की भस्म, जदवार नाम की बूटी और जवाहर बुरा नाम का एक खनिज तत्व, इनसे बने हुई बूटी ने 11 के 11 मरीज ठीक किए, जो 1997 से लेकर आज तक ठीक है। 97 से मतलब? आज तक ठीक है। अच्छा, और मतलब जो इस उसको बीमारी का पहला मरीज है वो 1982 में मेरे पिताजी से ठीक हुआ था, वो आज तक ठीक है। हम इसका रिसर्च कर चुके हैं, पेपर भी पब्लिश कर चुके हैं। परंतु समस्या क्या है कि इस देश में विज्ञान क्या है? इस देश में विज्ञान क्या है कि 1968 में जो अमेरिका ने किया, हम 2023 में उसे करके अपनी छाती पीटते हैं। जो मिसाइल 200 साल पहले बन गई, उसके बाद हम मिसाइल बना लेते हैं तो अपनी छाती पीटते हैं। हम मौलिक अनुसंधान नहीं करते। तो हमारे पास रस शास्त्र का एक परंपरागत ज्ञान है, आज बड़ी बड़ी तकनीकी है, और हमारे पास प्रमाण है कैंसर ठीक होता है, ये भारत सरकार प्रदत्त है। परंतु जब इसको आविष्कार के तौर पर बढ़ाने की बात करते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं। तो ब्लड कैंसर अगेन, कि अगर अपने को थकाए नहीं, 88% लोग खून की कमी से पीड़ित हैं, और जो खून की कमी से पीड़ित है ये कल के ब्लड कैंसर के मरीज हैं। अब कोई बोलेगा साहब हर एक को थोड़ी होता है, तो हर एक सिगरेट पीने वाले को तो कैंसर भी नहीं होता। सही बात। पर ये मतलब माना जाए कैंसर ऐसा होता है कि कोई कहता है साहब मैंने तो कभी जिंदगी में सुपारी नहीं खाई। तो ये भ्रांति है, हाँ, ये भ्रांति है। कोई कहता है साहब मैंने कभी मेरे पास जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका हमने जो डेटा बनाया, 85% हुए जिन्होंने कभी नॉन वेज देखा ही नहीं। हाँ, 95% है जिन्होंने कभी तंबाकू देखा ही नहीं। हाँ, 100% ऐसे जिन्होंने कभी अल्कोहल देखा ही नहीं, फिर भी हो गया। हाँ, तो ये भ्रांति है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम कैंसर डे को टोबैको डे में डाल देते हैं। हाँ, मतलब क्या वही क्या? हाँ, उसके बाद में क्या? मेरे को खुद पिछले साल ब्लैडर में कैंसर हो गया, हाँ, मेरे ब्लैडर में, हाँ, और यूरिनरी ब्लैडर के एरिया को ट्राइगोन एरिया, हाँ, नीचे का हिस्सा होता है, हाँ, उसमें कैंसर हुआ, और वो भी सराउंडिंग टिश्यूज में फैला हुआ था। ओ, एलोपैथी के हिसाब से ब्लैडर कैंसर ट्राइगोन एरिया में फैला हुआ हो और सेमिनल वेसिकल्स में फैला हो, उससे बुरा कुछ नहीं होता, और इसमें ज़िंदगी कुछ महीनों की होती है, और इलाज है ब्लैडर को निकाल दो। हाँ, तो जब मेरा डायग्नोज हुआ, हाँ, बार बार यूरिन हो रहा था, तो उसने रेडियोलॉजिस्ट ने पूछा कि आप सिगरेट पीते हैं क्या? तो मैंने कहा बता ट्यूमर कितना बड़ा है, क्योंकि मैं सिगरेट पीता ही नहीं। पर उस कैंसर का कारण केवल सिगरेट नहीं है, दूसरा तनाव भी है, स्ट्रेस भी है। और स्ट्रेस क्या था? कुछ ऐसे हालात हुए हाँ, जैसे राजा दशरथ के घर में क्या होना था, हाँ, राजा राम को राज मिलना था, हाँ, और उनको घर जाना था, पर अचानक क्या कहीं की बुद्धि फिर सिचुएशन, और फैमिली स्ट्रेस पैदा होता है। हाँ। तो कई बार किसी मुझे लगता है स्ट्रेस भी एक वजह है। एक नहीं, मैं बता तो रहा हूँ ना। हाँ, तो फैमिली स्ट्रेस क्या हुआ कि राजा दशरथ तो गए मर, पूरा घर तहस नहस हो गया। तो मेरे भी कुछ इसी तरह दशरथ की तरह जो होना होता है, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख के भूमिनाथ, हानि लाभ जीवन वर्ण यश अभिषेक। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे भयंकर मानसिक स्ट्रेस हुआ। तो उस कैंसर का कारण क्या था? स्मोकिंग एंड स्ट्रेस। तो मेरे जैसे शख्स को जो कैंसर का इलाज करता हूँ, टाइम से खाना खाता हूँ, टाइम से सोता हूँ, तंदुरुस्ती का ख्याल रखता हूँ, कसरत करता हूँ, मुझे हो गया कैंसर। अब क्या करूँ, कैसे करें? और ब्लैडर निकलवा के तो 16 महीने में मरना ही मरना है, वो भी 36% में नाम आएगा तब, नहीं तो पहले टपक जाएंगे। तो मैंने अपनी बनी हुई दवाई खाई, और तनाव से मुक्ति करने के लिए मैं उस वातावरण से निकल गया जहाँ पर तनाव होता था, क्योंकि वहाँ से तो मुझे जाना ही था परिवार से दूर, मर के भी जाता ही, दीवार पर फोटो लगी रहती। मैं मेरे दीवार पर फोटो लगा लो, मालाबाद में डाल लेना, मैं चला बाहर निकला, और अब मेरे 18 दिसंबर को 16 महीने पूरे हो गए, और अब रिपोर्ट में आया कि मेरा ट्यूमर सिकुड़ने लगा है। तो हमने क्या किया? निदान परिवर्जन किया। तो कोई ये बोले कि सिगरेट पीने से कैंसर होगा, तनाव से भी मुक्त होना है। इसीलिए हमारे यहाँ होता ना, शाम को सारंगी बजती थी,
नाच गाना होता था, तो हम प्राकृतिक। मस्त होते थे। हाँ पर आज हम जो है कुछ और हो गए हैं। जैसे हम सोचे मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाके शांति तब मिलेगी जब शांत मन से जाओ। वहाँ तो कह रहे भगवान इस बार 10 लाख का धंधा करा दे। हम शांत होना चाहते ही नहीं। तो शाम का समय जो है आमोद प्रमोद का है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक का है, परिवार के साथ है। तो कहते हैं ना कि वो एक गाना है ना, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, बाहर से तनाव मिले तो घर में जाए, और जब घर में तनाव दे तो कहाँ जाए। सही बात है। यार दोस्तों के बीच में बैठते थे, हंसी ठट्टे होते थे। अब 4 दोस्त बैठे, चारों व्हाट्सएप लेके बैठे हुए हैं। तो हंसी ठट्टा हम अपने को तनाव मुक्त कैसे करें। तो तनाव से मुक्ति हंसी ठट्टा, क्योंकि पैदा तो हम सब मरने के लिए हुए हैं। आज ही रेडियो पे खबर आ रही थी कि धरती पर जब से धरती आई उसमें जितनी भी जातियां पैदा हुई उनमें से 99.9 खत्म हो चुकी हैं हमेशा के लिए। अब 0.01 पड़ी है जिसमें हम इतने अरब इंसान भी हैं। तो ये तो हमको सब पता है कि सब षड़भंगुर है, सब खत्म होंगे, पर फिर भी बावड़े रखे हैं। हम आराम से बैठते ही नहीं, हवस खत्म ही नहीं होती, और मरना सबने सबको बेरा है। तो अगर हमें कैंसर से मुक्त होना है तो आत्मा, मन को प्रसन्न रखना है, शरीर को प्रसन्न रखना है, आत्मा को प्रसन्न रखना है, तो हम कैंसर को बीट पाएंगे। नहीं तो 2022 में हमारे देश में 14.5 लाख नए कैंसर के मरीज हुए हैं और 75% मर गए हैं। हर साल इसकी दर पे दर बढ़ती जा रही है, और ये आंकड़ा है भारत सरकार का। सर अगले 2 मिनट तक जो वर्तमान हालात है उसके बारे में क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से आम आदमी, आप भी लगातार चाहे शहर हो गांव हो, अब तो गांव भी वैसा वातावरण नहीं रहा जैसा पहले था, तो क्या करना चाहिए। जैसे आपने 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे आपने बताया कि सबसे बड़ा तो है कि तनाव मुक्त, और उसके लिए क्या करना जो एक नेचुरली है। तो इस तरीके से क्या खान पान के लिए एक आम आदमी को 2-4 चीज़ों का विशेष तौर से ख्याल रखना चाहिए। और इससे जुड़ा अगला सवाल है, पद्मश्री तो आप ले चुके हैं, अगली तैयारी आपके लिए लगातार, आप नॉवल के लिए रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ तक आपका ड्रीम क्या है। अभी आपने बोला कि लोगों को क्या मैसेज दो, तो मैसेज तो उसको दो ना, रोटी तो उसको खिलाओ ना जो भूखा हो। आप अभी सड़क पे जाओ अपने टीवी चैनल के साथ, उनसे बोलो तुमको क्या चाहिए। तो गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, बंगला नौकरी चाहिए, घरवाली या घरवाला चाहिए, क्यों साहब, हाँ सही, बैंक बैलेंस चाहिए, या गर्लफ्रेंड चाहिए, सेहत चाहिए। तो ये पूछो कि सेहत कितने को चाहिए, कोई नहीं बोलने वाला सेहत, सही बात। कोई नहीं बोलेगा। तो जब सेहत चाहिए नहीं तो काहे को सिर मार रहे हो। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग होंगे ना, बहुत कम होंगे, वो भी आपको भी हो गया तो पूछ रहे हो। नहीं तो दांत खराब नहीं करते मसाला खा के, मसाला खूब खाए हो ना, है कि नहीं खाया, खाया किसी टाइम में, तो दिख रहा है ना वो। और जब हो गए तो शमशान में जाके तो सारे बैरागी होते हैं। तो अब जब गंवा के सेहत कमाई तो क्या गंवाए, उसमें आप भी और मैं भी हूँ। तो हमें किसी को सेहत नहीं चाहिए, इसलिए उनको बताना बेकार है। दूसरी बात है कि मेरे को पद्मश्री मिली, तो मैंने पद्मश्री प्राप्त करने के लिए कोई काम नहीं किया, ना मेरा टारगेट था। मेरा उद्देश्य एक ही रहा कि मेरे पिताजी की दवाई से जो लोग ठीक होते थे, इसके पीछे विज्ञान क्या है, इस विज्ञान को अगर जो परंपरागत विज्ञान है उसको आधुनिक विज्ञान के साथ परिभाषित करके अगर दुनिया को ठीक करने में लोग बीमार ना पड़े, उसमें मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। पर खासकर जो मर रहे हैं उनको हम ठीक कर पाएँ तो बढ़िया होगा। सही बात। जैसे माइग्रेन ना हो तो मैं बात नहीं करूँगा, क्यों, मैं एक वैद्य हूँ। माइग्रेन नहीं होगा तो मैं क्या गुरुद्वारे में जाके खाना खाऊंगा। तो मेरे को तो मरीजों से काम चलता है। जैसे आप क्राइम रिपोर्टर हैं, क्राइम नहीं होगा तो आप क्या करोगे, सही बात। तो आपको क्राइम चाहिए, उसी तरह मेरे को भी मरीज चाहिए। पर क्या हम उन बीमारों को ठीक कर सकते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे कि उसके लिए हमें परंपरागत ज्ञान से हम कर रहे थे, विज्ञान के साथ परिभाषित करेंगे तो इसका फायदा दुनिया को होगा। जैसे बगैर डैशबोर्ड के गाड़ी नहीं दिखती, आयुर्वेद एक पुराने ज़माने की शैली में लिखा हुआ है, 2-2 गोली सुबह शाम। पर 2-2 गोली क्यों खाई जाए, 4 गोली क्यों नहीं खाई जाए, पेट में कहाँ जम होती है, तो इसकी फार्माकोलॉजी, इनको डेवलप करा जाए तो एक साइंस डेवलप होगी। उसके साथ अगर शोहरत आती है या दौलत आती है, अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो हाँ, मेरी इच्छा है कि एक पैनक्रेटाइटिस नाम की बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, और ये कहा जाता है शराब पीने से होती है। पर आपके राजस्थान से मेरे पास मरीज हैं, बाड़मेर से भी मरीज हैं जिन्होंने कभी शराब देखी नहीं, युवा लोगों की बीमारी है।
और ये 1937 में हिंदुस्तान में पहली बार आई थी। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे पास है। इसमें कॉपर से बनी हुई एक दवा काम करती है। अब कॉपर दुनिया में नहीं जाया जाता कि इलाज है। आयरन को हम जानते हैं, जिंक को हम जानते हैं। तो अगर इस दवा को हम विज्ञान के साथ डेवलप करें और कॉपर वाली दवा को हम पैनक्रेटाइटिस के इलाज के तौर पर स्थापित कर दें तो देश को नोबेल प्राइज मिलेगा, आयुर्वेद को नोबेल प्राइज मिलेगा। और नोबेल प्राइज मिलने का उद्देश्य क्या है, फायदा क्या होगा कि इस विधा में कुछ वो लोग आएंगे जो कि जनूनी है। सही बात, तो आयुर्वेदा को ग्लैमराइज करेंगे तो इसमें भी लोग आएंगे, फिर बॉलीवुड की तरफ नहीं भागेंगे। सही बात। फिर हर कोई इंजीनियर बनने नहीं भागेगा, हर कोई नेता बनने नहीं भागेगा। हाँ। उसे देखेगा कि इससे भी कर सकते हैं। तो मैंने किसी यश के लिए, धन के लिए मैं वैद्य नहीं करता हूँ। वैद्य का उद्देश्य है कि जो प्राणी नाम है जिनके घरों में मृत्यु हो रही है, पैनक्रेटाइटिस एक मृत्यु की बीमारी है, और जब मैं उनको ठीक करता हूँ आनंद आता है। तो इस आनंद का फायदा सब तक पहुँचे, क्योंकि कई बार खबर मिलती है कि 3 दिन पहले फलाने आदमी को बिहार में अटैक आया, मर गया। तो तकलीफ होती है कि इलाज होते हुए मर रहा है। तो मुझे फिर लगता है मैं तालिबान हूँ कि मेरे पास इलाज है, फिर भी लोग मर रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि इसको विज्ञान के साथ परिभाषित करके बढ़ा जाए, वो हो जाएगा। और अगर इस तरह का होगा तो उससे बड़ा नोबेल प्राइज क्या है कि जब मरीजों को एक मौत नाम की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आप सुन रहे थे तमाम चीज़ों को लेकर मैंने आपको बताया किस तरीके से इस इंटरव्यू के अंदर, चाहे ब्लड कैंसर हो या तमाम चीज़ों को लेकर, और किस तरीके से आज के इस युग के अंदर हमें पुरानी संस्कृति के साथ में तमाम आयुर्वेद को लेकर क्या कुछ करना। अच्छा सर, एक और चीज़, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा जरूर बताइए। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आजकल गूगल का ज़माना है, तो अगर वैद्य बालेंदु प्रकाश करते हैं तो पता मिल जाता है उसमें आराम से। फिर भी मेरा एक नंबर है 9758509973, जो मेरी इंक्वायरी का नंबर है, वहाँ से बात होती है। बाकी फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, कहीं पर भी लोग बात करते हैं तो हो जाते हैं। मेरा कोई भी चीज़ गुप्त नहीं है और हम हर चैनल पे हर एक का जवाब देते हैं। थैंक यू सर।